किताब उत्सव के दूसरे सत्र में आप सभी का स्वागत है। ये सत्र रामवृक्ष बेनीपुरी के व्यक्तित्व और कृतित्व पर आधारित है। मैं राकेश रंजन जी से आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर अपना आसन ग्रहण करें। साथ ही मैं राजीव रंजन दास जी से भी आग्रह करूंगा कृपया वो मंच पर आए। राजीव रंजन जी से आग्रह करूंगा कि वो आए और अपनी बात करें। धन्यवाद राजकमल प्रकाशन, आपने इस साहित्य सम्मेलन में मुझे बुला करके मुझे कृतार्थ किया। जब मुझे राजकमल से फोन आया कि आपको आना है तो मैंने कहा हुजूर, मैं तो साहित्य का विद्यार्थी भी नहीं हूँ और आप मुझे इतने बड़े सम्मान समारोह में मुझे बुला रहे हैं और उस पर भी बेनीपुरी जी पर बोलने के लिए। यह बात अलग है कि मैं बेनीपुरी जी का एकमात्र नाती हूँ, लेकिन जहाँ तक साहित्य की बात है तो उस मामले में मैं बेनीपुरी जी को एक हरफन मौला कलमकार के रूप में मैं ज्यादा देख रहा हूँ। अगर उन्होंने आजादी की लड़ाई में पत्रकारिता में एक नया आयाम स्थापित किया और जिस समय भगत सिंह जी को फांसी हुई और उन्होंने एक लेख लिखा इनकलाब और उस पर उन्हें 6 महीने की सजा हुई, तो कहीं ना कहीं उस सजा ने बेनीपुरी जी का एक रास्ता भी तय कर दिया। उससे पहले भले ही बेनीपुरी जी समाजवादी आंदोलन में जुड़े रहे, किसान आंदोलन में जुड़े रहे, लिखते भी रहे, जगह जगह जनता को एकजुट करते रहे, महात्मा गांधी की आह्वान पर अपनी पढ़ाई को त्याग करके स्वाधीनता संग्राम में कूद पड़े, लेकिन कहीं ना कहीं वो भगत सिंह के फांसी पर लिखा लेख उनके जीवन के रास्ते को परिवर्तन कर दिया। और उसके बाद मैं देख रहा हूं कि रामवृक्ष बेनीपुरी जी की जो लेखनी थी वो दिन पर दिन और चमकती गई। मुझे तो यह लगता है, और बेनीपुरी जी की लेखनी में हमने यह चीज जरूर गौर किया कि अगर उनकी लेखनी नहीं रहती तो शायद हम बिहार के राजनीतिक आंदोलन, बिहार के समाजवादी आंदोलन, बिहार के सांस्कृतिक आंदोलन, बिहार के किसान आंदोलन और बिहार के आजादी की लड़ाई के बहुत पहलू से अनभिज्ञ रहते, क्योंकि जो भी थे उस समय के क्रांतिकारी कोई ऐसा नहीं था जो कि कलमबद्ध कर सके। बेनीपुरी जी में एक खासियत थी कि किसी भी चीज में जब वो जेल जाते थे तो जेल के दिनों में वो अपनी बातों को कलमबद्ध करके रखते थे और उसी में हमने देखा कि ऐसे कई प्रसंग मुझे याद है में जिक्र है, कई प्रसंग कुछ मैं कुछ हुए में जिक्र है, जिसको हम कह सकते हैं कि कुछ मैं कुछ हुए बेनीपुरी जी की राजनीतिक डायरी का एक अंश था, जिसमें उन्होंने पूर्ण रूप से बिहार में समाजवादी आंदोलन 1937 में पहली प्रांतीय सरकार और पहली प्रांतीय सरकार बनने के बाद किस तरीके से अंग्रेजों ने उसमें खेल करके कांग्रेस को सरकार बनाने से वंचित किया, उसमें बेनीपुरी जी का व्यक्तित्व भी निखार पर आया। और बेनीपुरी जी, बाबू बसावन सिंह और जयप्रकाश नारायण ये पहले व्यक्ति थे जिन लोगों ने अंग्रेजी हुकूमत के इस फैसले के खिलाफ सड़क पर उतर करके जेल गए और मोहम्मद यूनुस की सरकार को इस्तीफा देना पड़ा और बाद में श्री कृष्ण सिंह जी को प्रधानमंत्री पद की शपथ दिलाई गई। तो ये एक जीवन नजर आया। उसके बाद आज भी 42 के क्रांतिकारी और क्रांतिकारियों के बीच में या 42 की क्रांति पर बहुत सारी भ्रांतियां हैं कि वो असफल हुआ। हम मान सकते हैं कि वो क्रांति असफल हुई क्योंकि नेतृत्व विहीन हो चुका था, लेकिन उस क्रांति ने हिंदुस्तान के कोने कोने में लौ तो जला दी थी। लोगों को लग गया था कि हम अकेले लड़ सकते हैं, बिना हम नेता के लड़ाई लड़ सकते हैं। और वैसी स्थिति में जब जयप्रकाश जी का पलायन होता है, बेनीपुरी जी खुद जेल में रह करके लोगों का पलायन करवाते हैं, उससे कहीं ना कहीं हिंदुस्तान की आजादी में आम आवाम को एक बल मिलता है। और उसको अगर हम इस परिप्रेक्ष्य में देखें कि आखिर क्या कारण था
कि जिस समय हिंदुस्तान की आजादी मिलने की बात हो गई थी, जयप्रकाश नारायण और डॉक्टर राम मनोहर लोहिया को आजाद नहीं किया गया, उन्हें जेल में ही रखा गया। मुझे याद है बेनीपुरी जी ने लिखा भी है इस पर कि जब नेहरू जी पटना दौरे पर आए 1946 के 45 के अंत या 46 के शुरुआत में, तो पटना हवाई अड्डे पर बेनीपुरी जी स्वागत में खड़े थे। नेहरू जी ने पूछा, बेनीपुरी क्या हाल है, कैसे हो? तो बेनीपुरी जी ने एक ही बात कही, इस आजादी का क्या मतलब है जब जयप्रकाश और लोहिया जेल में रहेंगे। जब तक जयप्रकाश और लोहिया हमारे बीच नहीं आती तो हमारी इस आजादी का कोई मतलब नहीं। और अंत में झक मार करके अंग्रेजी हुकूमत को 1946 के शुरुआत में लोहिया जी को, जयप्रकाश नारायण को रिहा करना पड़ा। ये लोग असल में योद्धा थे जो कि मार खाए, जेल गए, लेकिन इन्होंने कोई फल की परवाह नहीं की। इस मामले में रामवृक्ष बेनीपुरी जी सचमुच में अगर लेखनी में और आंदोलन में अगर समाजवाद और साम्यवाद की झलक दिखाते थे, तो अपने जीवन में भी उन्होंने समाजवाद और साम्यवाद का झलक दिखाए रखा। और जहां तक इतिहास की बात आती है तो मैं बेनीपुरी जी को इतिहासकार में मैं ज्यादा रखना चाहता हूं, क्योंकि अगर हमारे बीच में जंजीरें और दीवारें, मुझे याद है कुछ मैं कुछ हुए, कैदी की पत्नी, पतितों के देश में, ये सब अगर किताबें नहीं आती तो अंग्रेजी हुकूमत के समय क्या हो रहा था, आंखों देखी खबरें हम लोग नहीं जान पाते। हाँ, किसी की लिखी हुई जानते, वैसे व्यक्तियों की लिखी हुई ज्यादा मिलती जिनका उस आंदोलन से कोई वास्ता नहीं था, जैसा कि आज हो रहा है। लेकिन बेनीपुरी जी की लेखनी तो हर चीज आंखों देखी रही। उसी संदर्भ में अगर हम आते हैं तो मौर्य वंश के इतिहास में को देखा जाए तो बेनीपुरी जी की विजेता जो चंद्रगुप्त मौर्य पर आधारित है, या बेनीपुरी जी का नेत्रदान जो कुणाल की आंखों पर आधारित है, या फिर उनकी बहुचर्चित अम्बपाली, कहीं ना कहीं ये सब ऐतिहासिक पुस्तक है, ये हमारे इतिहास को दिखा रही है। इसलिए मैं बेनीपुरी जी को इतिहासकार के रूप में मैं ज्यादा मानता हूं। उनकी विविधता थी, उनके लेखों में विविधता थी, सौंदर्य बोध भी बेनीपुरी जी जो अम्बपाली में किया है उन्होंने, तो कहीं ना कहीं सौंदर्य के प्रति जो उनकी दृष्टि थी वो भी उजागर होती है। उसके बाद जो पत्रकारिता जीवन अगर बेनीपुरी जी का देखा जाए तो कुछ मैं कुछ हुए जो उनकी डायरी 1920 से लेकर के 1940 तक के समय की थी, उसमें जो उन्होंने पत्रकारिता पर आदि पुस्तक में जो चीज लिखा है वो दिखाता है कि बेनीपुरी जी की सोच अपने समय से कितना आगे चलता था। कि वो चीज पत्रकारिता में हम आज के तारीख में देख रहे हैं। कहने के लिए पत्रकार निष्पक्ष होते हैं, लेकिन मेरे ख्याल से अगर बेनीपुरी की दृष्टि से देखें, उनकी लेखनी से देखें, आम आवाम की लेखनी से देखें, तो कोई पत्रकार आज के तारीख में निष्पक्ष नहीं है। किसी न किसी पक्ष से ही पत्रकार जुड़ जा रहा है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो। बेनीपुरी जी ने अपनी लेखनी से निष्पक्ष पत्रकार की भूमिका निभाई। राजनीति में भी अगर वो आए तो भले ही समाजवादी आंदोलन से आए, लेकिन उन्हें समाजवाद के कुरीतियों पर बोलने में कभी झिझक नहीं हुआ। यहाँ तक कि जब उन्होंने जयप्रकाश नारायण ने जब राजनीति छोड़ी, अपने आप को जयप्रकाश नारायण ने राजनीति से अलग किया, तो बेनीपुरी जी ने जो कड़ी चिट्ठी लिखी जयप्रकाश नारायण को, मुझे नहीं लगता कि आज की तारीख में कोई अपने नेता पर इस तरह की टिप्पणी कर सकता हो। वो काम एक बेनीपुरी ही कर सकता था। कभी किसी कांग्रेसी ने पंडित नेहरू की
नीतियों से गड़बड़ी अगर की या पंडित नेहरू की नीतियों से विरोध रहा तो कभी किसी की हिमाकत नहीं हुई कि वो खुलेआम पंडित नेहरू का विरोध कर सके, कम से कम कांग्रेस में रह करके। वो एक बेनीपुरी ही थे जो कि जयप्रकाश नारायण जैसे व्यक्ति का विरोध किए। ऐसे महानुभाव को मैं राजकमल प्रकाशन ने जो सम्मानित करने का काम किया है, मैं आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया राजीव जी। मैं राकेश जी से आग्रह करूंगा। शुक्रिया। मंच पर उपस्थित बेनीपुरी जी के दौहित्र महंत राजीव रंजन दास जी, सामने बैठे हमारे अभिभावक पटना विश्वविद्यालय के अध्यक्ष हिंदी विभाग के प्रोफेसर तरुण कुमार जी, सम्मानित सज्जनों और साथियों, कहाँ से मुझको अपनी बात शुरू करनी चाहिए, तो मैं खुद से ही शुरू करता हूँ। हम नई पीढ़ी के लोग अपनी साहित्यिक परंपरा के प्रति प्रायः कृतज्ञ होते जा रहे हैं। हम कितनी बातें करते हैं, कितना विमर्श करते हैं, लेकिन अपने साहित्यिक पुरखों की चर्चा करने में हेठी समझते हैं। विदेशी साहित्य पढ़ते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं। यहाँ प्रवीण जी मेरे सामने बैठे हैं। 5 वर्ष पहले हम लोग एक आयोजन में दिल्ली में मिले। 2 दिनों का समागम था, 8 सत्र थे। दूसरे दिन तीसरा सत्र मेरा था। मेरे सत्र के पहले 6 सत्र हो चुके थे। मैं जब अपने सत्र में बोलने गया तो मैंने यहीं से बात शुरू कि पिछले 6 सत्रों में कितनी बातें हुई। दुनिया भर के लेखकों के नाम लिए गए और चित्रकारों के और फिल्मकारों के, लेकिन तुलसी का नाम, सूर का नाम, अगर मैं गलत होऊंगा तो प्रवीण जी मुझको किसी ने नहीं लिया। केवल मजबूरी में एक वक्ता ने प्रेमचंद का नाम लिया। बाकी 6 सत्रों में जो हिंदी के साहित्य के अलग अलग लेखकों, रचनाकारों की कृतियों पर केंद्रित थे, किसी ने अपनी परंपरा के किसी लेखक का नाम उल्लेख तक नहीं किया। हम लोग कितनी बातें करते हैं, लेकिन अपनी साहित्यिक परंपरा से कटते जा रहे हैं। आदिकालीन कवि सोमप्रभ सूरी का एक दोहा है अभ्रंश का, उत्ते जाए कवन गुनो अवगुण कवन मुएन, जा बप्पी की भूहरी चंपित जई अबरेन। उस पुत्र के जन्म से क्या लाभ और उस पुत्र की मृत्यु से क्या हानि, जिसके बाप की विरासत को किसी ने नष्ट कर दिया। मैं राजकमल प्रकाशन समूह के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। आमोद जी सामने बैठे हैं। मैं कृतज्ञता व्यक्त करता हूं कि इन्होंने मुझे अपने एक पूर्वज के स्मरण का अवसर प्रदान किया। निराला ने बालकृष्ण शर्मा नवीन के विषय में कभी कहा था कि यह आदमी जनता के लिए लिखता भी है और जनता के लिए लड़ता भी है। यह बात हूबहू रामवृक्ष बेनीपुरी पर भी लागू होती है। स्वतंत्रता सेनानी के रूप में वे लगभग 9 साल जेल में रहे। कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में रहे। 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। और साहित्य में उनका कितना योगदान है। उन्होंने कहानियां लिखी, उपन्यास लिखे, संस्मरण, शब्द चित्र, यात्रा वृतांत, कविता, बाल साहित्य, राजनीतिक साहित्य, इन तमाम विधाओं में जम कर लिखा है। 12 नाटकों की रचना। अम्बपाली हम में से कई लोगों ने पढ़ा होगा। अम्बपाली, संघमित्रा और तथागत, सीता की मां, रामराज्य, शकुंतला,
1 दर्जन नाटक लिखे हैं। हमें इन नाटकों को जरूर पढ़ना चाहिए। मैं फिर से धन्यवाद व्यक्त करता हूं राजकमल के प्रति कि उन्होंने 8 खंडों में बेनीपुरी जी की रचनावली प्रकाशित की। साथियों, किसी बड़े लेखक के विषय में 15 से 20 मिनट में बात करना संभव नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं कि बेनीपुरी जी की किसी एक ऐसी विशेषता का उल्लेख मैं आपके सामने करूं जो मुझे प्रासंगिक लगती है। माटी की मूर्तें आप सबने पढ़ी ही होंगी और आपने चूंकि पढ़ी हैं इसीलिए मैं उसी की बात करूंगा। इसका प्रकाशन 1946 में हुआ था और हिंदी में शब्द चित्रों का यह सबसे शानदार संकलन माना जाता है। इसमें जो चरित्र हैं वे हिंदी साहित्य के अविस्मरणीय चरित्र हैं। एक चरित्र है रजिया। रजिया छोटी बच्ची है और चूड़ीहारिन की बेटी। चूड़ीहारिन रजिया को लेकर लेखक के घर आई थी चूड़ी बेचने और मजाक में पूछा था, बबुआ जी रजिया से ब्याह कीजिएगा। और रजिया से भी मुस्कुराकर पूछा था, क्यों रे रजिया, यह दुल्हा तुम्हें पसंद है? उस समय दोनों बालकों में परिचय, दोनों बच्चों में परिचय की जो गांठ लगती है वो आखिर तक लगी रहती है और कितनी ममता के साथ और मर्यादा के साथ, आजीवन ममता के साथ और मर्यादा के साथ। एक चरित्र है सरजू भैया, बेडौल शरीर के, लंबे पांव, बेढब हाथ और बड़े ही दयालु, बड़े ही भले, दूसरों की सहायता के लिए अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है और आखिर में अपना सब खोकर असहाय होकर बहुत कष्ट भोगती है। और एक है भौजी। मैं केवल 2-3 चरित्रों की बात करूंगा, फिर मैं मुख्य बात पर आऊंगा। भौजी जब ब्याह कर आई थी तो बहुत खुशमिजाज थी, स्नेहमयी थी, लेकिन धीरे धीरे वे बहुत कलह करने लगती, हर बात पर झगड़ा करती। लेकिन आखिर में बेनीपुरी जी ने लिखा है कि भौजी के अंदर जो स्नेह का एक सोता था वह कभी सूखा नहीं। और आखिर में एक वाक्य लिखा है कि मैंने देखा कि वो मेरे बच्चे को गोद में लिए मेरी पत्नी से झगड़ रही है, खूब झगड़ रही है, लेकिन बच्चा जैसे ही रोता है अपना स्तन उसके मुख में डाल देती। और एक बैजू मामा है, चोर हैं, अजीब चोर है। कभी खेती में बहुत नुकसान हो गया तो गांव में किसी आदमी से 30 रुपए का कर्ज लिया था बैल खरीदने के लिए। न बैल खरीद पाए न कर्ज चुका पाए। अब आप देखिए कि वो 30 रुपए का कर्ज उतारने के लिए पटना शहर में छोटी मोटी चोरी करते हैं और हर बार पकड़े जाते। किस्तों में 30 साल जेल की सजा काट चुके हैं। किस्तों में 30 साल जेल की सजा काट चुके हैं, 30 रुपए जुटा नहीं पाए। पटना जेल में हर कोई उन्हें जानता है, कैदी से लेकर जमादार तक। पूरे जेल के वो मामा है, सब उन्हें बैजू मामा कहते। शर्म से 30 सालों से घर नहीं। ऐसे चरित्र मानव के बीच के संबंध सेतु की पहचान कराने वाले ऐसे चरित्र अब हमारी रचनाओं में नहीं आते। क्या हम छिन्नमूल हो रहे? क्या नई पीढ़ी अपनी जमीन से और अपनी जमीन के लोगों की जिंदगी से कटती जा रही? क्या वाकई पूंजीवादी व्याघातों ने हमारी संवेदना को भोतरा कर दिया? प्रेमचंद का हामिद, कजाकी, भीष्म शाहनी का वांगचू, रेणु का सिरचन, लुट्टन पहलवान, मृदंगिया, केदारनाथ सिंह के नूर मियां, ऐसे चरित्र हमारी रचनाओं में नहीं आते तो क्यों नहीं आते?
मैं दो चरित्रों की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। एक है बाल गोविंद भगत, कबीर पंथी हैं और सच्चे संत हैं, गृहस्थ हैं, लेकिन नियम संयम से सारे आचारों का पालन करते हैं। सच्चे धार्मिक हैं क्योंकि सत्य को और इंसानियत को सबसे ऊंचा दर्जा देते हैं। बहुत मीठे स्वर में गाते, कबीर के पद गाते, भोर में और संध्या में, सुख में और दुख में, और उस समय भी गाते हैं जब उनका इकलौता बेटा मरता है। बेटे के शव पर कुछ फूल बिखेर दिए हैं और कुछ तुलसी दल बिखेर दिए हैं, उसके सिरहाने एक चिराग जला दिया है और वहीं बैठकर आसन मार कर गा रहे। घर में अंदर बहू रो रही और बाहर ये तल्लीन होकर गा रहे और कह रहे हैं कि आत्मा परमात्मा के पास चली गई, विरहिणी अपने प्रेमी से मिलने चली, इस पर दुख की कौन सी बात। बेटे के शव को चिता अपनी बहू से दिलवाती, और जब श्राद्ध कर्म खत्म होता है तो बहू को के भाई को बुलाते हैं और उसे आदेश देते हैं कि इसका दूसरा ब्याह कर दो। बहू नहीं जाना चाहती। आपके भोजन पानी की व्यवस्था कौन करे? बीमारी दे, सारी बीमारी, वो नहीं जाना चाहती। तो कहते हैं कि तुम नहीं जाओगी तो मैं ही घर छोड़कर चला जाऊंगा। तो मजबूरी में बहू चली जाती है। इसके कुछ ही दिनों बाद वो यही मेरे ही यहाँ से पूर्णिमा का स्नान करके जाते हैं, बीमार होते हैं और उनका निधन हो जाता है। एक चरित्र है सुभान खां, कुशल राजमिस्त्री हैं। उनकी जो सफेद चमकती दाढ़ी है, बचपन से ही लेखक को सबसे ज्यादा पसंद। बचपन से ही लेखक दाढ़ी से खेलता रहा। हद करने की इच्छा है जो बाद में पूरी होती है। लेखक को बहुत प्यार करते हैं, सबके लिए दुआ करते हैं और सबके लिए दया है उनके दिल में। गांव का मंदिर उन्होंने बनाया है और गांव की मस्जिद भी उन्होंने ही बनाई। फिर समय बदलता है और पूरे देश में दंगे शुरू होते हैं। और लिखा है बेनी प्योरी जी ने कि लाठियां उछली, छुरे निकले और कितने लोग मारे गए। वह जो हवा है वह बेनीपुर में भी पहुंचती है और वहां भी मुसलमान यह प्रण करते हैं कि वे मस्जिद में गाय की कुर्बानी देंगे। लेकिन सारे मुसलमान एक तरफ और सुभान खां अकेले एक तरफ। कहते हैं मैं हज करके आया हूं, मैं एक पल के लिए भी जीवन में अल्लाह को नहीं भूला। मैं मुसलमान की हैसियत से कहता हूं कि गाय की कुर्बानी जरूरी नहीं। मैं अपने जीते जी गाय की कुर्बानी इस गांव में नहीं होने दूंगा। और वे मस्जिद के दरवाजे पर बैठ जाते हैं। सारे मुसलमान सामने बाहर खड़े हैं और सारे हिंदू भी खड़े, और सुभान खां की आंखों से आंसुओं की धारा फूट रही। और उस धारा में गाय काटने का सवाल जाने कहां खत्म हो गया। ये वाक्य है बेनीपुरी जी का। और लिखा है कि प्रेम और भाईचारे की रोशनी सुभान खां के शरीर से फूट रही थी। साथियों, बाल गोविंद भगत सच्चे संत हैं क्योंकि सादगी और सच्चाई उनके लिए सबसे जरूरी चीज है। सुभान खां सच्चे मुसलमान हैं क्योंकि प्रेम और भाईचारा उनके लिए सबसे ऊंचे आदर्श है। इन दोनों चरित्रों के लिए जीवन में मनुष्यता से बढ़कर कोई मूल्य नहीं। आज पूरे देश में धर्म के नाम पर जो हो रहा है, सारे लुच्चे, लबार, ठगैत, लठैत, दुष्चरित्र, हत्यारे धर्म की ध्वजा लेकर उन्मत्त की तरह इंसानियत को रौंदते हुए घूम रहे हैं। ऐसे समय में यही चरित्र हमें राह और रोशनी दिखाते हैं। जब हम ऐसी रचनाएं पढ़ते हैं तो हम पर क्या असर होता है? मैं व्यक्तिगत बात कर रहा हूं। मैंने व्यक्तिगत बात से ही अपनी बात शुरू की। मुझ पर क्या असर होता है ऐसी रचनाओं से, ऐसे चरित्रों से? हम सोचते हैं
कि बेहतर हुआ जा सकता है। इंसान बने रहना मुमकिन है। मोहब्बत और इंसानियत की साझा जमीन को नष्ट होने से बचाया जा सकता है। मीर ने कहा था, फिक्रे तामीर दिल किसू के नहीं, ऐसी वैसी बिनाएं क्या। दिल के निर्माण की चिंता किसी को नहीं, लेकिन कितनी चीजें बन रही हैं रोज बरोज आज के समय में, जबकि हिंसा इतनी बढ़ रही है, हिंसा की ताकत और तरीके इतने बढ़ रहे हैं। ये चरित्र बहुत धीरे से हमारे भीतर जो सोई हुई मनुष्यता है उसको छू कर जगाते हैं। इससे बढ़कर किसी लेखक की प्रासंगिकता और क्या हो। और मैं मीर के एक शेर से ही अपनी बात खत्म करूंगा। मैंने केवल एक बिंदु की ओर इशारा किया है, क्योंकि यह बहुत अवसर नहीं है। बोसा उस बुद्ध का लेके मुंह मोड़ा, बोसा उस बुद्ध का लेके मुंह मोड़ा, भारी पत्थर था चूम कर छोड़ो। बहुत बहुत शुक्रिया राकेश जी, और इस शेर के लिए भी बहुत शुक्रिया। इसी के साथ हम इस सत्र का समापन करते हैं। मैं इस सत्र के दोनों वक्ताओं का राजकमल प्रकाशन समूह की ओर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ।